अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। एक कॉल भी आ गई है अमेरिका से, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान और इसराइल का मामला किस तरफ जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर को अमन इनाम के लिए, जी हाँ जी, नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये नामजदगी हुई, यानी ये ऐलान किया गया कि जनाब 2026 का जो नोबेल पीस प्राइज है उसके लिए हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को नामजद कर रहे हैं। फिर उसमें काफी चीजें लिखी, इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन हुई, दीगर जो सब कुछ हालिया दिनों में चीजें होती रही, उनका भी जिक्र है। अब ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जो ट्वीट की थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं हम उनको टारगेट करेंगे, वो किस बंकर में छुपे हुए हैं हमें पता है, और ऐसे टारगेट किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। अमेरिका का जो असला है वो बड़ा सुपीरियर है, इसराइल के पास वो बहुत सारा असला है, तेहरान के लोग जो है वो पूरा तेहरान खाली करके चले जाएं। इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नामजद कर दिया। यकीनन कुछ चीजें जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिखी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद भी जिक्र करते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रोकी, वो तो मोदी भाग के गया था, उसने जंग रुकवाई। फिर उसके अलावा वो अफ्रीका का भी जिक्र करते हैं, वो कोसोवो का भी जिक्र करते हैं, यहां तक कि पाकिस्तान ने तो उनको नामजद कर दिया है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद इतने वो जिसे आप कह सकते हैं दिल बर्दाश्ता हुए में, क्योंकि उनको पहले भी नामजद किया गया था कुछ बरस पहले जब वो पिछली दफा प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया था, ओबामा को दे दिया गया था। ओबामा साहब ने भी अपनी सदारत के आखिरी साल में 20,000 से ज्यादा बम मरवाए थे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, लेकिन फिर भी वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो लेके गए थे ओबामा साहब। पर ये सामने आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है बड़ी उन्होंने वो एक लंबी सी तहरीर लिखी है सोशल मीडिया के ऊपर। वो कहते हैं ना जी तुम्हें भी पता है कि मैं बिल्कुल सच्चा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, और मैं तुमसे ये भी मोहब्बत भी करता हूं, ये भी करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे ठुकरा दोगी। तो उसी किस्म की कोई बात की है सेंटिमेंटल बड़ी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हुकूमत पाकिस्तान ने तो उनको नामजद कर दिया है। आपको पता है पिछले दिनों हमारे फील्ड मार्शल साहब की उनसे मुलाकात भी हुई, उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया है अरब न्यूज को, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन कहा जा रहा था कि जी उस मुलाकात के बाद बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है। अब मसला ये है कि हुकूमत के अंदर बैठी हुई शख्सियात माजी करीब में डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से क्या कहती थी, क्या अभी भी वो वही मौक़िफ़ रखते हैं? कुछ लोग तो डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान साहब से, कुछ लोग मोदी से जोड़ते थे। फिर बड़ा इशू है कि वो जो सारे सहाफ़ी जिनको खदशा ये था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो वो ये ना कह दे कि जी इमरान खान को रिहा करो, वो पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम को खत्म करने की बात ना कर दे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अब इंटरव्यू में कहा कि जी पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम वंडर्स कर रहा है। अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ये हाइब्रिड निजाम हम 90 की दिहाई से ले आते तो चीजें और बेहतर हो जाती। तो वो जो वोट को इज्जत दो और हाइब्रिड निजाम, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हाइब्रिड निजाम ऐसा है या हाइब्रिड निजाम वैसा है, मैं सिर्फ इनकी बातें आपको याद करवा रहा हूं कि हाइब्रिड निजाम के हवाले से ये लोग क्या कुछ कहते थे ऑपोजिशन में, वोट की इज्जत, और बिलावल साहब कहते थे जी इनसे बात नहीं करनी, इनसे बात नहीं करनी, ये सिलेक्टेड है, ये हाइब्रिड है, वैसा है, और इसमें बहुत सारे सहाफी भी थे। अब वो सहाफी आपको उस पर बात करते हुए नजर आते। तो अब बड़ा इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नामजदगी के बाद क्या अब वो जो सहाफी हैं वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे कि जनाब उनको कैसे आपने नामजद कर दिया? वो तो कुछ दिन पहले अमेरिका जो है धमकियां दे रहा था ईरान को कि ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे बम मारेंगे और वैसे करेंगे, कोई बंकर भी महफूज नहीं, हमें ये भी पता है कि तुम किस बंकर में छुप के बैठे हुए हो। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से इस किस्म की ट्वीट्स वगैरह भी की। तो अब इन सारे हालात के अंदर फिर भी हुकूमत वक्त ने जनाब नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को नामजद किया है। और अब पता है ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके हवाले से पहले ये लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे, अब तो इतनी दोस्ती इन्होंने बना ली है। वो इस कहते हैं ना जी उन्होंने उसको ये बना लिया, जब इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी रिहाई की बात करेगा, तो इनके लीडरान कहते थे इन्होंने अब नया वो अपना बना लिया, पहले इनका वो था अब इनका ये नया बन गया।
तो क्या अब जो है वो इसी किस्म की तनकीद करेंगे, और खुसूसन वो सहाफी जो कहते थे कि जी डोनाल्ड ट्रंप को माई बाप बना लिया है, पीटीआई वालों ने माई बाप बनाया हुआ है और वो इंतजार कर रहे हैं वो आएगा तो ये इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, तो अब वो सहाफी इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? मुझे तो सबसे ज्यादा जो है ना इंतजार उस चीज का है। बाकी अच्छी बात है जी, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमने नामजद किया। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को तरक्याती फंड्स भी हमें दे देने चाहिए। कोई जो है ना 3-4 हल्कों के अमेरिका के जनाब ये तरक्याती फंड्स भी हम इधर से इनको देंगे। उसके अलावा कोई पोस्टें भी उनको दे दी जाएं कि जनाब इस महकमे में इतनी पोस्टें है ना, पहले कोटा होता था जी, इतने एमपीए का इतना कोटा है, वो इतने कांस्टेबल करवा सकता है, इतने पटवारी करवा सकता है, इतने नायब तहसीलदार करवा सकता है। अब पटवारी लेवल की बात करना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से बेहतर नहीं होगी। उनको मेरे ख्याल में नायब तहसीलदार या गर्दावरों का कोटा दे दें कि जनाब इतने गर्दावर भी वो भर्ती करवा सकते हैं। पटवारी तो वैसे ही काफी है पाकिस्तान में। मेरे कहने का मतलब है कि जो अहम ओहदों पे बैठे हुए, यानी जो पटवारी का अपना ओहदा होता है वो बड़ा अहम ओहदा होता है, तो वो जो काम करने वाले महकमा माल के अंदर जो पटवारी होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पर जनाब ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये इनाम मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने तो उनको नामजद कर दिया है और उसकी पूरी वजूहात भी उन्होंने शेयर की हैं। दूसरी जानिब जनाब अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिनको आप फॉरेन मिनिस्टर भी कह सकते हैं, उनकी टेलीफोन कॉल भी आई है और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात भी की है। उस कॉल के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने ट्वीट किया हुआ है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से और कुछ तफसीलात शेयर की हैं, जिनके मुताबिक जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो साहब, उन्होंने इनकरेज पाकिस्तान टू कंटिन्यू इट्स रोल इन ऑन गोइंग पीस एफर्ट्स विद ईरान, कि ईरान के साथ जो मामला हल करने की कोशिश की जा रही है उसमें उन्होंने इनकरेज किया है पाकिस्तान को कि वो अपना किरदार अदा करते रहें। अब इसके अलावा और क्या बातें हुई हैं ये भी उसमें कहा गया है कि जनाब डिप्लोमेसी को, पीस को इनकरेज करने के ऊपर भी एम्फसाइज किया गया है। लेकिन अमेरिका से कॉल तो आ गई है, अमेरिका से कॉल आ गई है, उसमें ईरान का भी जिक्र है, उसमें पीस का भी जिक्र है, उसमें डायलॉग का भी जिक्र है। तो अब देखते हैं जनाब कि पाकिस्तान क्या इसमें अपना किरदार अदा करता है। दूसरी जानिब जनाब सदर ट्रंप साहब ने, जिनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया है, उनका ये कहना है कि मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो ये कह रही है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की पोजीशन में नहीं है, वो सदर ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरी जो तमाम खुफिया एजेंसियां वो गलत हैं, मैं उन पर एतबार ही नहीं करता, ये बम बना रहे हैं। अच्छा, एक और चीज का भी उनको इदराक हो गया शायद ट्रंप साहब को, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इस चीज का भी पता है कि इसराइल के पास अब वो सलाहियत नहीं है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म कर सके, टारगेट करके या बमिंग करके उसको कंप्लीटली खत्म कर सके, वो इसराइल के पास वो सलाहियत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो रॉन्ग है, वो गलत है, मुझे उनकी इंफॉर्मेशन पे एतबार नहीं है और मैं ये समझता हूं कि ईरान जो है जो ये कह रहे हैं कि ईरान एटमी बम नहीं बना रहा, मैं उनके ऊपर एतबार नहीं करता। अच्छा, एक मैं आता हूं, कुछ और खबरें भी हैं, उनकी जानिब आऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। लेकिन ईरान इसराइल का जो मामला चल रहा है उसमें अब बहुत सारी जो शिपिंग कंपनियां हैं वो भी मोहतात हो रही हैं। ये सामने भी आप देख सकते हैं, एक बड़ी जो शिपिंग कंपनी है उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो टैंकर्स हैं वो इसराइल के पोर्ट्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब इसराइल के पोर्ट्स पे जाते हैं तो खतरा ये होता है कि ये ना हो कि ईरान टारगेट करे। तो जिस तरीके से ये चाह रहे थे कि ईरान बिल्कुल मेल्ट डाउन कर जाएगा अमेरिका की धमकियों से, सदर ट्रंप साहब ने इतनी धमकियां दी हैं ईरान को, पिछले दिनों में इतनी धमकियां दी हैं कि हमने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया। शायद ये भी एक अच्छी डिप्लोमेसी है, देखें ना, ये भी एक तरीका हो सकता है कि जनाब ये धमकियां दे रहा है, इसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दो, फिर शायद खुद ही वो थोड़े से मोहतात हो जाए, यार कि अब मुझे ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब तो देखें जी, मैं दोबारा नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद हो गया हूं। पर एनीवे उन्होंने काफी धमकियां वगैरह दी हैं और ईरान काफी कुछ कार्रवाइयां वगैरह भी कर रहा है, और जिसकी वजह से अब शिपिंग कंपनियां ये कह रही हैं, कुछ शिपिंग कंपनियां, कि हमारे जो जहाज हैं वो इसराइल के पोर्ट्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से उनको उनकी सेफ्टी, हमारे क्रू, हमारे अमले की सेफ्टी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। अच्छा, ख्वाजा जो साद रफीक साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, आज की ही तारीख में उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ये कह रहे हैं कि जिसे चारा डाल रहे हैं वो खाएगा भी और दो लत्ती भी मारेगा। आई डोंट नो आज की तारीख में उन्होंने ये किसके हवाले से बात की है। अगर आपको कोई समझ आती है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, मैं हाइब्रिड निजाम पे भी आता हूं, लेकिन किसी दोस्त ने एक तस्वीर भेजी, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जनाब JI जमात इस्लामी का बूट कैंप, जी हाँ जी, पंजाब के अंदर बरी के करीब कहीं पे जमात इस्लामी का
सोशल मीडिया का बूट कैंप 20 तारीख से 21 तारीख तक ये मुनक्किद हो रहा है जी। बूट कैंप पंजाब के अंदर जमात इस्लामी जो है इसको मुनक्किद कर रही है। अब नून लीग की हुकूमत ने कैसे इजाजत दे दी कि कोई और बूट कैंप खोल ले या बूट मतलब कैंप वहां पे, इसलिए कि नॉर्मली वो सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं देते ना, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि नून लीग के होते हुए इन्होंने कैसे बूट कैंप खोली। वैसे अगर आप बूट कैंप के लफ्जी मानी देखें तो वो तो जहां पे फौजियों की ट्रेनिंग शेनिंग होती है उसको बूट कैंप कहते हैं, बड़ी विग्रस किस्म की ट्रेनिंग होती है। लेकिन समर बूट कैंप्स लगते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जहां पे 1-2 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराई जाती है और बड़ा विग्रस किस्म की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ये जो जमात इस्लामी का बूट कैंप है ये सोशल मीडिया के हवाले से है। ये नहीं है कि उधर कोई वो बूट पहन के फिरेंगे या बूटों के साथ, बूट कैंप का बूट से उस तरह कोई ताल्लुक नहीं होता, पर खाली बूट नाम और कैंप। और आपको पता है कि फिर नून लीग की हुकूमत है वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई और जमात आ जाए वो बूट कैंप लगा ले, वो समझेंगे ना कि अब तक ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आपको तो पता ही है। तो पर ये सोशल मीडिया का जनाब ऊपर उनके जो सरबराह हैं जमात इस्लामी की उनकी तस्वीर भी लगी हुई है और JI सोशल मीडिया बूट कैंप, जमात इस्लामी का बूट कैंप जो है सोशल मीडिया के हवाले से ये जनाब मुनक्किद हो रहा है। इसमें यकीनन सोशल मीडिया के हवाले से ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। अच्छा जी, अब अगली स्टोरी पे आते हैं। इसका तो किसी बूट कैंप से कोई ताल्लुक नहीं है। अगली स्टोरी हमारे वजीर दिफा के हवाले से, और उन्होंने ये कहा है कि मुल्क का जो हाइब्रिड निजाम है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है। उन्होंने काफी उसकी तारीफ की है। अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि जी वंडर्स हो रहे हैं, वंडर्स हो रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, अरब न्यूज की हेडलाइन है, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सेज हाइब्रिड मॉडल डूइंग वंडर्स एज आर्मी चीफ ऑन सोलो US विजिट। इस खबर के अंदर भी है और लोग भी ये पूछ रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब तो गए हुए थे लेकिन कोई हुकूमती वजीर नहीं था, कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, वजीर दिफा साथ नहीं था, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। पर एनीवे इस हवाले से अरब न्यूज ने भी अपने आर्टिकल के अंदर लिखा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जनाब ये हाइब्रिड निजाम जो है बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ये वंडर्स कर रहा है कंट्री के लिए। और उन्होंने ये भी कहा, इफ दिस सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड मॉडल वाज अडॉप्टेड वे बैक इन द 90s थिंग्स वुड हैव बीन मच मच बेटर। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम 90 की दिहाई में ही हाइब्रिड मॉडल को अपना लेते हैं तो चीजें बहुत बेहतर हो जाती। वैसे 90 की दिहाई में जहांगीर करामत साहब ने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की बात की थी जिसमें कहा गया था कि आर्मी चीफ को भी बैठाया जाए, और वो मियां साहब को इतनी ग्रां गुजरी थी कि वो जहांगीर करामत साहब को इस्तीफा देके घर जाना पड़ा था। फिर उसके बाद गालिबन परवेज मुशर्रफ साहब आए थे, और जब परवेज मुशर्रफ साहब आए थे और उस वक्त लोग कह रहे थे कि अब अगर मियां साहब की इनसे लड़ाई हुई ना तो परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो फिर इनके लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे मियां साहब के लिए। पर एनीवे ये वो सारे लोग हैं जिनकी हुकूमत है इस वक्त, जो हाइब्रिड निजाम के खिलाफ बात करते थे। इनके जो सारे हमदर्द सहाफी हैं वो हाइब्रिड निजाम के खिलाफ बात करते थे, इनके हमदर्द दानिश्वर हाइब्रिड निजाम के खिलाफ बात करते थे। लेकिन अब उस निजाम को प्रेस किया जा रहा है। आप इसमें देख लें, कुछ बड़े बड़े जय्यद सहाफी हैं जो इस किस्म की बातें करते थे कि जनाब आजकल क्या मीडिया आजाद है, पाकिस्तान की जमहूरियत किस नहज पे पहुंच गई है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। आजकल उनमें से कोई भी आपको उस तरह बोलता हुआ नजर नहीं आता। पर एनीवे ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा है कि जी हाइब्रिड निजाम चल रहा है और ये बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और मुल्क के लिए ये चीज डिलीवर हो रही है, यानी मुल्क के लिए तरक्की हो रही है, मुल्क बेहतरी की तरफ जानिब गामजन है। अगर मुल्क में बेहतरी हो रही है, अवाम के लिए बेहतरी हो रही है, तो फिर तो उसका फैसला अवाम ही करेंगे कि जनाब ये निजाम अच्छा है या नहीं अच्छा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान के दौर में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो वजीर आजम ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मैं क्या करूं, फखर से कहता हूं कि जब आपका सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ था तो पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अब बिलावल साहब ना वो सिलेक्टेड वाली बात करते हैं ना वैसी कोई बात करते हैं। आजकल पाकिस्तान का मुकदमा वो दुनिया में लड़ने गए हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों से उनकी वीडियोस वगैरह भी आ रही हैं और ऑब्वियसली बेहतरीन वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे होंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट खबर है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक खत सामने आया है जिसमें उन्होंने आईनी बेंच के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उसमें 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र है क्योंकि आईनी बेंच को तोसी दे दी गई है कि अभी अगले कुछ माह तक वही चलता रहेगा जो अभी आईनी बेंच में लोग बैठे हुए। मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि सारे जज साहिबान आईनी बेंच का हिस्सा होने चाहिए। अच्छा, ये हैरान कुन बात नहीं है कि सीनियर मोस्ट जज साहिबान जो हैं, अतर मिनुल्लाह साहब जैसे जज साहिबान, मंसूर अली शाह साहब जैसे, मुनीब अख्तर साहब जैसे, इन लोगों को आईनी बेंच में शामिल नहीं किया जाता। जो नए जज साहिबान आए हैं उनको फौरन शामिल कर लिया गया।
تو مطلب واضح طور پہ سامنے نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آئینی بینچ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے جو معزز جج صاحبان نئے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہی عمران خان صاحب کے امپورٹنٹ مقدمے سن رہے ہیں. باقی جج صاحبان کے سامنے اب اس طرح کوئی مقدمہ نہیں لگتا. اسی طرح بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ یار کسی دن عمران خان کا مقدمہ کسی اور جج کے سامنے بھی لگے. تو جو وہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو نئے جج صاحبان آئیں گے، ان کے سامنے چیزیں لگیں گی، تو بالکل ویسے ہو رہا ہے، بالکل ویسے ہو رہا ہے. جو ہر چیز زبان زد عام تھی ویسے ہی ہو رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی جج صاحب ہوں گے انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. باقی جنید اکبر صاحب نے بھی بڑی تنقید کی عدلیہ کے اوپر، تحریک انصاف کے دیگر لوگ بھی عدلیہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان کا رائٹ ہے وہ کریں. پر اینڈ آف دا ڈے اب جب فیصلہ آئے گا، فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوگی اور اس کے اوپر پھر آپ تنقید کر سکتے ہیں. جج صاحبان کی ذات کو تو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کو تو پتہ ہے عدلیہ سے جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. تو فیصلے کے اندر کوئی اگر آئینی نقص ہو یا کوئی ایسا حکم ہو تو اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. پر اینی وے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح ساری چیزیں چینج ہوئی، کس طرح عدلیہ کا پورا وہ ایک طرح سے میک اپ ہی چینج ہو گیا ہے. پہلے کتنے میجورٹی تھی یا کتنے کی مائنورٹی تھی، کون میجورٹی میں تھا کون مائنورٹی میں تھا، اب تو وہ سارا نمبر ہی اوپر نیچے ہو گیا ہے. اچھا جی، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں صحافی ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری کے مطابق جسٹس جمال خان مندوخیل اور ان کے بھائی پیپلز پارٹی کے سینیٹر بلال خان مندوخیل کی والدہ کی نماز جنازہ 2:30 بجے جوب بلوچستان میں ادا کی جائے گی. تو اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. یہ جناب سپریم کورٹ رجسٹری جو کوئٹہ کی ہے اس نے یہ انفارمیشن شیئر کی ہے کہ ان دونوں معزز شخصیات کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا نماز جنازہ یوب میں ہوگا، بلوچستان میں. بلوچستان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے یوب میں میں رہا ہوں. یوب سے میں نے میٹرک کیا تھا، یوب میں میرا بڑا ٹائم گزرا ہے، تو میں نے بلوچستان کافی زیادہ ٹریول کیا ہوا ہے. پر اینی وے یہ جناب وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور خاندان والوں کو صبر جمیل عطا کرے. تو دو پرومیننٹ شخصیات سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور ان کے بھائی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور اس کے حوالے سے یہ خبر ہے. سو بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.